गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, इसके पहले हम जो चर्चा कर चुके हैं उसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति में 3 एक्सरसाइज थे, तीनों मैंने चर्चा किया। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है। 30% जो काटा गया है, 30% में वो भी काट दिया गया है। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण तो वो कट गया है। तो अगला चैप्टर आता है यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। अब इसमें देखिए, सबसे पहले जो आप देखेंगे वो है कि ज्यामिति जो शब्द है, ज्यामित जो शब्द है ये कहाँ से आया। ज्यामित शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये आपका यूनानी शब्द जियो से हुआ है। किससे? यूनानी शब्द जियो। और जियो क्या है? इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। और जियो जिसका अर्थ क्या होता है? ये होता है भूमि। तथा मिट्रिन, जियो और क्या है? मिट्रिन। इन 2 शब्दों से मिलके क्या है? ये आपका यूनानी शब्द है, जियो और मिट्रिन। ये आपके 2 शब्द हैं ज्यामिति के, जो कि क्या है? यूनानी शब्द है। और मिट्रिन का अर्थ होता है मापना। इसका मतलब क्या है कि ये जो ज्यामिति का अर्थ है ये यूनानी शब्द के आपका जियो और मिट्रिन शब्द से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है भूम और मिट्रिन का अर्थ होता है मापना। इसका मतलब है, कह सकते हैं कि ज्यामिति का विकास और उद्गम संसार के सभी जगह पर हुआ है, परंतु यह क्या है? परंतु यह विकास विधिपूर्वक नहीं था। फिर इसमें कुछ देखने के बाद लगभग कितना 3000 ईसा पूर्व, कितना 3000 ईसा पूर्व इसके पहले जो था इसमें ज्यामिति का बहुत प्रयोग हुआ था। जैसे उस समय जो समांतर सड़कें देखने को मिली, उनका निर्माण क्या था? उनका निर्माण कार्य ईंट से होती थी, साफ ईंटों से होती थी। और ईंट की विमाएँ जो थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपके 3 डायमेंशन होते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, उसी तरीके से ईंट में भी जो पूर्ण रूप से इसका विकास हुआ है, सड़कों पर ईंट को देखने से इसका विकास पूर्ण रूप से हुआ है। किसका? ज्यामिति का विकास हुआ है। और इसमें क्या था? लंबाई थी, चौड़ाई थी और ऊंचाई थी। इन तीनों चीजें थी, जिसका अनुपात क्या था? 4:2:1 था। और इसी पर ज्यामिति की व्याख्या की गई। अब इसमें बात आती है, सबसे पहले गणितज्ञ आते हैं बौधायन। कौन? बौधायन क्या थे? ये आपके एक गणितज्ञ थे। लगभग इनका जो होता है, देखा जाए तो ये लगभग 800 ईसा पूर्व में इन्होंने, इनकी जो व्याख्या है वैदिक ज्यामिति सुलभा सूत्र में देखने से मिलती है कि जिसे 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया। बौधायन जो है वो क्या है? 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व में इसे क्या किया गया? लिखा गया। जो बुक थी क्या थी? सुलभा सूत्र। सुलभा सूत्र में एक व्याख्या की गई थी जिसे क्या कहा गया था? पाइथागोरस का प्रमेय कहा गया था। क्या कहा गया था?
पाइथागोरस का प्रमेय। अब यहाँ पे एक शब्द आया है पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आया ना एक शब्द। तो पाइथागोरस प्रमेय वह होता है जो क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज में, जैसे अगर आपका समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं 90 अंश है और एक कोण एक क्या है, अल्फा है। 90 अंश मतलब अगर जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में इसी पे व्याख्या की गई कोण। अब इसके बाद बात की जाएगी, एक कोण क्या लेते हैं, अल्फा लेते हैं, तो कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और इसके पैरेलल क्या होती है, आधार होती है। समकोण मतलब 90 अंश के सामने की भुजा एक क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो इसी पर व्याख्या किया गया कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कह सकते हैं कर्ण पर बना वर्ग, ये हो गया कर्ण बना वर्ग, बराबर शेष दो भुजाओं, मतलब कौन कौन सा है, एक भुजा आपकी है लंब, इस पर बना वर्ग, और आधार, एक भुजा क्या है, आधार है, इस पर बने वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इसका पाइथागोरस में ने क्या है, ज्यामिति का विकास बहुत बड़े स्तर तक किया था। जो पाइथागोरस थे ये भी क्या थे, एक गणितज्ञ ही थे जिन्होंने अपने नाम पर एक प्रमेय दिया था, और इन्होंने इस प्रमेय की सहायता से आपका जो ज्यामिति है इसका विकास बहुत बड़े पैमानों पर किया था। अब आगे एक और गणितज्ञ हैं, उनकी चर्चा करते हैं, वो हैं थेल्स। थेल्स क्या किए थे, थेल्स जो थे ये क्या थे, ये पाइथागोरस के गुरु थे। ये जो गणितज्ञ थे ये क्या थे, पाइथागोरस के गुरु थे, और इन्होंने जो चर्चा किया क्या थे, पाइथागोरस के गुरु थे। और चर्चा क्या किए थे, इनकी जो चर्चा है, इन्होंने एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटा था, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटा था, और इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने के बाद ये जो कहलाया आपका, जो बीच में दो बराबर भागों में बांट रही है, इस रेखा को इन्होंने व्यास की संज्ञा दिया था। क्या, व्यास की संज्ञा दिए थे। अब इसके बाद बात आती है यूक्लिड, कौन से गणितज्ञ के, यूक्लिड की बात आती है। और यूक्लिड ने क्या किया था, यूक्लिड जो थे आपके एक ज्यामिति के पिता भी कहे जाते थे। यूक्लिड जो थे वो ज्यामिति के पिता भी कहे जाते थे। अभी मैंने आपको देखिए, यूक्लिड जो थे वो क्या थे, आपको पता होना चाहिए क्या है, ज्यामिति के पिता कहे जाते थे, फादर्स ऑफ जियोमेट्री। कौन होंगे, यूक्लिड होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये क्या थे, ये आपके एक मिस्र गणितज्ञ थे। क्या थे, मिस्र गणितज्ञ थे, जिन्होंने ज्यामिति को पूर्ण रूप से परिभाषित तरीके से, आप पूर्ण रूप से परिभाषित तरीके से ज्यामिति का विकास व्यवस्थित ढंग से किए। और इसके साथ साथ उन्होंने अभिगृहित अभिधारणाएं भी दी थी, जिसकी चर्चा हम क्या करेंगे, आगे चल के करेंगे। इसके साथ साथ समतल आकृतियों की वह ज्यामिति क्या कहलाती है, यूक्लिडियन ज्यामिति कहलाती है। जैसे जो समतल आकृति होती है, अभी इसमें आपको तमाम पढ़ने होंगे। ये आपको क्या है, कोई समतल है,
इस पे जैसे रेखा हुआ, कोण हुए, त्रिभुज हुए, इन सब की जो चर्चा करेंगे वो किसके अंतर्गत, ये आपके यूक्लिड ने पूर्ण रूप से इसका निर्धारण व्यवस्थित तरीके से, परिभाषित तरीके से किसने दिया था, आपके मिस्र गणितज्ञ मिस्टर यूक्लिड ने दिया था। इसीलिए इन्हें ज्यामिति का पिता भी कहा जाता है। अब इसके बाद बात आती है अगले जो गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट ने क्या किया था, आर्यभट्ट ने क्या किया था, आर्यभट्ट ने आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पिरामिड का सूत्र क्या क्या, एक था समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन। इसके साथ साथ इन्होंने एक कार्य और, इन दो चीज़ों के साथ साथ इन्होंने पाई का मान भी बताया था। किसका, पाई का मान, जो क्या था, ये आपका 22/7 या फिर इसे लिखा जाता है 3.146, इसका भी मान इन्होंने बताया था। अब इसके बाद एक गणितज्ञ और हैं जो क्या है, ब्रह्मगुप्त। इनका जो 21 काल इसमें थे, ये आपके 476 ईस्वी में थे। अब इसके बाद बात आती है ब्रह्मगुप्त। इनका जो है वो है 598 ईस्वी में। ये क्या किए थे, इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बनाया था। किसने बनाया था, ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज ज्ञात करने का सूत्र बनाया था। किसने, ब्रह्मगुप्त ने। अब इसके बाद बात आती है भास्कर, भास्कर द्वितीय। इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय की एक अलग प्रकार से उत्पत्ति की। उन्होंने समान ऊंचाई के दो कमल के फूलों को जैसे लेके तालाब में, तालाब क्या होता है, एकदम पैरेलल, जितनी पानी होगी वो हर जगह बराबर होगी। इन्होंने जो व्याख्या किया था, कमल के 2 पुष्प लिए थे, जिनमें एक क्या था, एक कुछ ऊंचाई पर था, बड़ा था, और एक क्या था, लगभग समथिंग इतना छोटा। तो ये क्या, जब ये पानी बराबर होगा तो यहाँ से देखिए कमल के जो फूल होंगे क्या होंगे, ये आपके समकोण पर होगा। तो इन्हीं दोनों पर इन्होंने व्याख्या किया था और ये भी कहा था कि जैसे पाइथागोरस ने क्या कहा था, लंब पर कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके साथ साथ इन्होंने इनके तने जो थे उनकी गहराई के बारे में इन्होंने वर्णन किया। कौन, आपके भास्कर द्वितीय ने, इसलिए जाने जाते हैं। बाकी जो भी बच रहा है हम उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।